एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये विषय MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे पाठ्यक्रम की पहली यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि हाल के वर्षों में प्रश्नों की प्रवृत्ति भी बदली है। कैसे? मतलब किस तरह के सवाल आ रहे हैं? अब प्राचीन भौगोलिक नामों जैसे माहिष्मती, दशार्ण और है या इक्ष्वाकु जैसी वंशावलियों पर सवाल बढ़ रहे हैं। अच्छा, और प्रश्न भी मैंने देखे हैं या तो सीधे तथ्यात्मक होते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग वाले। एकदम सही, जैसे किसी शासक का उसकी राजधानी से मिलान करना या किसी प्राचीन नाम का आधुनिक नाम से। तो फिर इस पूरे विषय को समझने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छा दृष्टिकोण है कि हम इसे काल क्रमानुसार देखें, मतलब पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक भूगोल के साथ जोड़कर समझें। चलिए, तो फिर शुरुआत बिल्कुल शुरू से यानी वैदिक काल से करते हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें मध्य प्रदेश का कोई जिक्र मिलता है? सीधे तौर पर नहीं। ऋग्वेद में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का उल्लेख तो है, पर मध्य प्रदेश का स्पष्ट उल्लेख हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों में। कौशिक की उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख है। ओके। पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उसमें क्या खास है? उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रेवोत्तरस। रेवोत्तरस? जी, और प्रसिद्ध इतिहासकार वेबर ने इसकी पहचान रेवा नदी से की है। और यही रेवा नदी आज की हमारी नर्मदा है। अच्छा, तो नर्मदा का सबसे पुराना संदर्भ हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है? एक तरह से हाँ। तो जब वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र की पहचान बन रही थी, तब यहाँ कौन से वंश अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे? बिल्कुल सही सवाल। यहीं से राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है, और सबसे पहले आता है चंद्रवंश। चंद्रवंश, या इसे एल वंश भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इसकी उत्पत्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मनु की पुत्री इला और सोम के पुत्र बुध के संयोग से पुरुरवा का जन्म हुआ, जो इस वंश के संस्थापक बने। और इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? क्या वो आज के मध्य प्रदेश तक पहुंचता था? हाँ, बिल्कुल। इनका साम्राज्य उत्तर में अयोध्या से लेकर दक्षिण में कारोस तक था, और इसका विस्तार आधुनिक बुंदेलखंड तक था, जिसकी सीमा बघेलखंड को स्पर्श करती थी। तो पुरुरवा के बाद इस वंश में कोई बड़ा शासक हुआ? पुरुरवा के बाद उनके पुत्र आयु शासक बने। ओके। और आयु के पुत्र थे नहुष, जो एक महान विजेता थे। नहुष के बारे में एक सांस्कृतिक तथ्य भी है शायद। जी, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पहली रंगशाला यानी थिएटर की स्थापना का श्रेय सम्राट नहुष को ही दिया जाता है। वाह! और नहुष के बाद? नहुष के पुत्र हुए ययाति, और ययाति इस वंश के सबसे यशस्वी और प्रसिद्ध शासक हुए। ययाति क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उनका महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों में किया, और इसी एक फैसले ने मध्य प्रदेश के राजनीति भूगोल की नींव रख दी। अच्छा, तो ये विभाजन हुआ कैसे? मध्य प्रदेश के हिस्से में क्या आया? ययाति के एक पुत्र थे यदु। उनको चर्मवती यानी चंबल, वेत्रवती यानी बेतवा और शुक्तिमती यानी केन नदियों का क्षेत्र मिला। मतलब आज का बुंदेलखंड और मालवा का कुछ हिस्सा। बिल्कुल। और उनके दूसरे पुत्र तुर्वसु को रीवा के पास का क्षेत्र यानी बघेलखंड का हिस्सा मिला। तो इसी विभाजन से दो प्रमुख वंशों का उदय हुआ। जी, यदु के पुत्र क्रोष्ट्री से यादव वंश की शुरुआत हुई, और यदु के दूसरे पुत्र सहस्रजित से है वंश की स्थापना हुई। है वंश, ये नाम तो आगे बहुत बार आएगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये वंश बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। तो एक तरफ चंद्रवंश अपनी जड़ें जमा रहा था, उसी समय एक और महान वंश भी तो था। मैं सूर्यवंश की बात कर रही हूँ। दोनों समकालीन थे। सूर्यवंश के संस्थापक थे इक्ष्वाकु, जो मनु वैवस्वत के पुत्र थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। और इनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध था? इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे दंडक। उनको विंध्य पर्वत के दक्षिण का घना वन क्षेत्र शासन करने के लिए मिला। और शायद उन्हीं के नाम पर? एकदम सही। राजा दंडक के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा। दंडकारण्य यानी आज का छत्तीसगढ़ का बस्तर और दक्षिणी मध्य प्रदेश का इलाका। जी हाँ, बिल्कुल वही। सूर्यवंश में एक और बहुत बड़ा नाम आता है, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, मांधात्री। मांधात्री युवनाश्व के पुत्र थे और एक महान विजेता थे।
उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक कर लिया था। और उन्होंने नर्मदा तट पर एक नगर भी बसाया था, है ना? जी, उन्होंने मांधाता नामक नगरी बसाई। मांधाता, क्या यही आज का ओंकारेश्वर है? बिल्कुल, इसी नगरी को आज हम ओंकारेश्वर, जो कि खंडवा में है, के नाम से जानते हैं। मांधात्री के बाद उनके उत्तराधिकारी पुरुकुत्स, अमरीश और मुचकुंद हुए। और पुरुकुत्स से ही नर्मदा के नामकरण की कहानी जुड़ी है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मांधात्री के पुत्र पुरुकुत्स ने गंधर्वों के विरुद्ध नाग राजाओं की सहायता की थी। एक तरह का राजनीतिक गठबंधन? बिल्कुल, और इस सहायता के फलस्वरूप उनका विवाह नाग राजकुमारी नर्मदा से हुआ। अच्छा। और पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम अपनी पत्नी के सम्मान में बदलकर नर्मदा कर दिया। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो इस घटना के बाद नर्मदा घाटी में सूर्यवंश का प्रभाव स्थापित हो गया। जी, पूरी तरह से। लेकिन सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतलब? पुरुकुत्स के भाई थे मुचकुंद। उन्होंने नर्मदा तट पर ऋक्ष पर्वत पर एक दुर्ग बनवाया। लेकिन हैहे वंश के राजा महिष्मंत ने मुचकुंद को पराजित कर दिया और उस दुर्ग को जीत लिया। और फिर उन्होंने उस नगर का नाम बदल दिया। हाँ, महिष्मंत ने उस नगर का नाम अपने नाम पर माहिष्मती रखा। माहिष्मती, जिसकी पहचान आज खरगोन जिले में स्थित महेश्वर से की जाती है। एकदम सही। माहिष्मती के उदर के साथ ही एक बड़े संघर्ष की कहानी भी शुरू होती है, भृगु और हैय वंश के बीच का संघर्ष। जी, और ये सिर्फ एक ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश का संघर्ष नहीं था। तो फिर इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था आर्थिक। गुजरात तट पर समुद्री व्यापार पर नियंत्रण और उससे होने वाला धन संचय। अच्छा, तो ये एक इकोनॉमिक वॉर था। बिल्कुल। हैयों से अपनी सुरक्षा के लिए भृगुवंशी कान्यकुब्ज यानी आज के कन्नौज चले गए। और वहीं पर भृगुवंशी ऋचिक का विवाह विश्वामित्र की बहन सत्यवती से हुआ। जी, और इनके पुत्र हुए जमदग्नि, जो भगवान परशुराम के पिता थे। और यहीं से कहानी जुड़ती है सहस्रार्जुन से। हाँ, कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्रार्जुन भी कहते हैं, वो हैय वंश के सम्राट थे। उनकी राजधानी माहिष्मती थी। उन्हें सहस्त्रबाहु की उपाधि भी मिली थी। इसका क्या मतलब है? सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजाओं वाला, जो उनकी अपार शक्ति का प्रतीक था। उनकी विजयों के बारे में बताइए। उन्होंने अनूप देश यानी निमाड़ के कर्कोटक नागों को हराया था, और तो और उन्होंने लंका के राजा रावण को भी हराकर बंदी बनाया था। रावण को? जी, उनका साम्राज्य नर्मदा से लेकर हिमालय तक फैला हुआ था। फिर परशुराम से उनका संघर्ष कैसे हुआ? सहस्रार्जुन द्वारा जमदग्नि का अपमान किए जाने पर परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध कर दिया। और फिर प्रतिशोध का चक्र शुरू हो गया। हाँ, इसका बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ध्यान में मग्न ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। और पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की शपथ ली। जी, किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। इस घटना के कारण हैय शक्ति का मतलब अस्थायी रूप से विनाश हो गया। लेकिन वो फिर से उभरे। हाँ, सहस्रार्जुन के पौत्र थे तालजंग। उन्होंने हैय वंश का पुनरुद्धार किया। अवंती ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम अवंती पड़ा। उन्होंने यादवों से विदिशा क्षेत्र भी छीन लिया था। चलिए अब महाकाव्यों के काल में चलते हैं। रामायण काल में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी? रामायण काल में भगवान राम ने अपने वनवास का शुरुआती समय चित्रकूट में बिताया था, जो मध्य प्रदेश में ही है। और उनका ज्यादातर समय तो दंडकारण्य में बीता। हाँ, बिल्कुल। उनका वनवास मार्ग सतना, शहडोल और बस्तर के क्षेत्रों से होकर गुजरा, और इन सभी भौगोलिक स्थानों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण के बाद उत्तर रामायण काल में भी इस क्षेत्र का महत्व बना रहा। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी, जिसे आज टॉस नदी कहते हैं, के तट पर था। यह लव और कुश की जन्मस्थली भी है। ओके। राम के पुत्र कुश ने विंध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सीमा के पास कुशावती नामक नगर बसाया था। और शत्रुघ्न के पुत्र ने विदिशा पर शासन किया था। जी, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया, जिसे उस समय दशाण कहा जाता था। इसका प्रमाण हमें कालिदास के रघुवंश में भी मिलता है। और अब आते हैं महाभारत काल पर। महाभारत काल में तो अवंती यानी उज्जैन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा सांदीपनि आश्रम में ग्रहण की थी। जी, स्कंद पुराण में अवंती को एक महत्वपूर्ण शिक्षा स्थल कहा गया है। यहाँ उन्होंने 64 कलाओं,
वेदों और युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय अवंती के शासक कौन थे? उस समय अवंती पर यदु वंश के विंद और अनुविंद का शासन था। अब सबसे जरूरी सवाल, महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जनपद किस पक्ष में थे? ये विभाजन बहुत साफ है। अगर कौरव पक्ष की बात करें तो माहिष्मति के राजा नील थे और अवंती के विंद और अनुविंद भी। हाँ, इनके अलावा विदर्भ, भोज और निषद जनपद के शासक भी कौरवों के पक्ष में थे। तो फिर पांडवों का समर्थन किसने किया? पांडवों के पक्ष में मुख्य रूप से चेदी था, जो शिशुपाल का वंश था। अच्छा। इसके अलावा दशारण यानी पूर्वी मालवा और विदिशा का क्षेत्र, कारुष जो आज का रीवा और बघेलखंड है, और मत्स्या जो बुंदेलखंड की सीमा पर था। इस काल से जुड़े कुछ और भी तथ्य हैं जी, जैसे चेदी राज्य की स्थापना राजा वसु ने यादवों से जीत कर की थी। एक और रोचक तथ्य अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन से जुड़ा है। उन्होंने मणिपुर में एक यज्ञ किया था। हाँ, पर इस मणिपुर की पहचान उज्जैन जिले के महिदपुर से की गई है। क्या इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण भी है? बिल्कुल। महिदपुर में एक भस्मा टेकरी यानी ऐश माउंड मिली है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण है। और त्रिपुरी का भी उल्लेख मिलता है। जी, महाभारत में त्रिपुरी का उल्लेख है, जिसकी पहचान आज के जबलपुर के पास तेवर नामक स्थान से की जाती है। तो ये सारी जानकारी बहुत विस्तृत है। अगर हम इसे MPPSC प्रीलिम्स 2026 के नजरिए से देखें तो एक उम्मीदवार को रिवीजन के लिए किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रमुख नाम परिवर्तन याद रखने चाहिए, जैसे रेवा का नाम नर्मदा और महिष्मत के उर्ग का नाम महिष्मति। ठीक है। और राजधानियां? हाँ, है वंश की राजधानी माहिष्मति और इक्ष्वाकु वंश का प्रभाव क्षेत्र दंडकारण्य, ये बहुत जरूरी हैं। पुरातात्विक स्थलों में भस्मा टेकरी का संबंध महिदपुर से है। जी, जो बब्रुवाहन का यज्ञ स्थल माना जाता है। और मेरी सलाह में सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत युद्ध के सहयोगियों की तालिका। मतलब कौरव पक्ष और पांडव पक्ष? बिल्कुल। कौरव पक्ष में महिष्मति और अवंती और पांडव पक्ष में चेदी और दशार्ण। इसे अच्छी तरह याद रखें, ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो वाकई एक शानदार यात्रा थी, वैदिक काल की रेवोत्तरस से लेके महाभारत की महिष्मति और अवंती तक। जी, हमने देखा कि कैसे नदियों, वंशों के संघर्ष और गठबंधनों ने मिलकर इस भूमि को आकार दिया। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास की ये परतें कभी मिटती नहीं है। आज भी जब हम नर्मदा की पूजा करते हैं तो हम अनजाने में ही उन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।